हमारे जो पीएम हैं वो बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं अडानी अंबानी की पूंजीपतियों की 1% पूंजीपतियों की। अपनी गलत बात को भी सही करके दिखाना उन्हें बेहतरीन तरीके से आता है। ज़्यादा अकेले उनको घर से बाहर निकलते हुए देखती हूँ तो डर लगता है। तो राजधानी का भी ये माहौल है, मूर्ति बनी है। और ये मैंने भी बताया नोटबंदी और ये नाम बदलना, ये फिजूल खर्ची और विज्ञापन जिसमें आज अब सरकार लगी हुई है, ये सब। और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। बिजली जो कि हमारी एसेंशियल ज़रूरतें हैं उनको गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जिला संभल में और मेरे साथ मौजूद है साइमा खान। मैं आपको साइमा खान के बारे में बता दूं। साइमा खान द नेशनल डेवलपमेंट एक एनजीओ है, उसकी संस्थापक हैं जो लगातार महिलाओं के लिए काम करती हैं और लगातार जो शिक्षित लड़कियां नहीं होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बखूबी काम करती हैं। और साइमा खान के अंदर एक खास बात भी मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर एक खास बात है, सरकार की जो खराब नीतियां होती हैं ये उसकी आवाज़ लगातार बुलंदी से उठाती हैं। तो सीधे बात करते हैं उनसे। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। शुक्रिया आपका जी। साइमा जी, मेरा पहला सवाल, आपका एनजीओ है जी, किस तरह से आप काम करते हैं और उसके प्रमुख काम जो हैं वो क्या रहते हैं? देखिए, एनजीओ पर मैं खुद ही काम करती हूँ और मेरे जो काम है वो महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना है। उन पे जुर्म होता है तो उनको उस मसले से निकालना है। और सबसे ज़्यादा तो मैं काम करती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। जो बच्चियाँ घर बैठी होती हैं, मैं देखती हूँ अपने यूपी में कि यहाँ सोच जो हमारी है वो ये है कि बेटों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं। जबकि मेरी सोच ये है कि हमें बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बेटों से पहले पढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये हदीस है कि अगर औरत के अंदर दीन है तो नस्लों तक दीन पहुंचता है। तो ऐसे ही इल्म भी है, और अगर जेंट्स के अंदर दीन है तो वो दरवाजे के बाहर है। तो और ये हमें देखना भी चाहिए कि हम सिर्फ बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो कमा सके, अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके, इसलिए। और बेटियों को इल्म देना चाहिए इसलिए क्योंकि वो नस्लों को बनाती है, वो नस्लों को तैयार करती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, उसका मेंटल लेवल अच्छा होगा। मैं देखती हूँ बहुत सारी फैमिलीज़ में, मैं देखती हूँ माएँ ही मना करती हैं कि नहीं, इस उम्र में हमारी शादी हो गई थी, नहीं अब हमें नहीं पढ़ाना है, अपनी बच्ची को घर बिठाना है, इनको घर के काम सिखाइए, इनको घर में रखिए, नहीं घर से बाहर नहीं भेजना है। और जैसा हमें देखा गया है यूपी का हमारे माहौल क्या चल रहा है, हमारे यूपी का माहौल ये जो है क्राइम, महिलाओं के ख़िलाफ़ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 2019 में भारत में नंबर 1 महिलाओं के ख़िलाफ़ नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, NCRB की रिपोर्ट है कि 2019 में 823 केसेस दर्ज हुए हैं महिलाओं के ख़िलाफ़। तो ये डर भी कहीं ना कहीं है जिससे हम अपनी बच्चियों को पढ़ाई से महरूम रखते हैं, इल्म से महरूम रखते हैं और उन्हें घर में ही कैद कर देते हैं और हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। मैम, कहीं ना कहीं आप महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए ज़्यादा काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। पीएम मोदी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लगातार काम करती आ रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बेहतर बता सकती हैं कि ये जो नारा था या ये जो काम था कितना बेहतर हुआ है अभी। वही मैं आपको बता रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमें नारा नहीं, ये एक समाज कल्याण का नारा नहीं, ये हमें चुनौती लगती है। ऐसी चुनौती लगती है कि शायद हमें अपनी बच्चियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चुनौती है, अपनी बेटियों को बचा लीजिए। तो क्योंकि देखा गया है ज़्यादातर बीजेपी के नेता क्रिमिनल्स हैं। किस विचारधारा के हैं वो लोग RSS विचारधारा के हैं। RSS के लोग कौन थे, वो किस उस पे चल रहे हैं? वो चल रहे हैं अंग्रेज़ों की रणनीति पर। RSS वाले अपने किसी भी प्रोग्राम में या उनके आसपास महिलाएं कहीं शामिल नहीं होती हैं। वो कभी महिलाओं को इज़्ज़त नहीं देते हैं, वो महिलाओं को द्विम दर्जे का समझते हैं और
उनको हमेशा नीचा ही देखते हैं। सायमा जी, कहीं ना कहीं लगता है आपको उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में ये पीएम मोदी ने जो नारा दिया था तो उसके बाद कितना सुधार आया है और महिला आज के टाइम में कितनी शिक्षित हुई है? मैं आपको वही बता रही थी कि 2019 का अभी मैंने आपको 2019 का मैंने अभी आपको डाटा बताया। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 59,853 केसेस दर्ज हुए 2019 में महिलाओं के खिलाफ। तो ये साबित करती है कि क्राइम महिलाओं के खिलाफ कितना बड़ा है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, अभी भी एक मुरादाबाद में केस हुआ है। मतलब उनका मनोबल इतना बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि अभी हाथरस कांड हमारे सामने था, उसमें हमने देखा कि रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग आते हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहा है? उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको शरण मिल रही है। तो ये देखा जा रहा है कि बेटियों का रेप तो होता ही है, निर्मम हत्या भी कर दी जाती है। शर्मनाक है ये। और अगर महिलाएं नहीं होंगी तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। पर आज के दौर में मैं समझती हूँ कि एक तरह से ऑनलाइन स्टडी जो आई है, एक तरह से बच्चियों के लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि वो घर बैठे हुए पढ़ सकती हैं। हम अपनी बेटियों को सुरक्षा के साथ उन्हें पढ़ा सकते हैं। पर मैं देखती हूँ, गांव-गांव से मैं वाकिफ़ हूँ, गांव-गांव में घूमती हूँ, सबको देखती हूँ, और हर तीसरे घर की कहानी है कि बेटियां घर में बैठी होती हैं, हमारी मम्मी नहीं जाने देती, हमारे पापा नहीं जाने देते, हमारे ग्रैंडफादर नहीं जाने देते। तो यही रहता है, बच्चियां 8th 9th 10th। इतनी तकलीफ़ होती है ये देखकर, इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं वो बयान नहीं कर सकती। क्या कहती हैं मुख्य तौर पे लड़कियां या फिर महिलाएं, क्या कहती हैं? ऐसा क्या कारण है जो उनके घर वाले उन पर इतनी रोक लगाते हैं कि उन्हें पूरी तरह से अभी भी आज़ादी नहीं है, चाहे पढ़ने की हो या फिर घूमने की हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में बात करें? सबसे पहले तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए पेरेंट्स डरते हैं। कोई भी, मैंने अभी 2 दिन पहले एक बच्ची से, 2 बच्चियां थी घर में, मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो एक बच्ची 8th क्लास और एक 9th क्लास के बाद अपने घर बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि पास में कोई एक ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ने, बेटी के साथ कोई ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स ने हमारा स्कूल छुड़ा दिया, हमारा जाना बंद कर दिया स्कूल में। लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं लगातार दावे करती है कि उनकी सरकार के अंदर गुंडाराज खत्म हुआ है और महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। इस चीज़ से आप कितना वाकिफ़ है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, आप लगातार महिलाओं से मिलती हैं, ग्राउंड पर जाती हैं, धरातल पर जाती हैं, देखती हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितना ये अभी तक सही साबित हुआ है? देखिए, नेशनल ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि वो तो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, तो वो बता रहा है कि कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं और कितने केस कम हुए हैं। 2020 में 31% केसेस बढ़ गए हैं 2020 में महिलाओं के खिलाफ। तो ये चीज़ें दिखाती हैं सरकार के दावे झूठे हैं। सरकारी ब्यूरो है, और जो केसेस सरकार के सामने नहीं आते, जो दर्ज नहीं होते हैं, वो मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, 3 दिन पहले की बात है, कि दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है हमारा देश। किस चीज़ में? महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। रेप केस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब क्या साबित कर रहा है? ये सरकार के फेलियर को हमारे दिखा रहा है, और महिलाएं यहाँ सुरक्षित। अच्छा, ये सब बीजेपी की सरकार में ही होता है या फिर इससे पहले अगर हम बात करें 2017 की, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या उसमें भी ऐसा होता था? देखिए, इतना रेप केस नहीं होते थे, महिलाएं फिर भी सुरक्षित थीं, बच्चियां घर से आराम से निकलती थी। पर अब तो घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। मैंने एक हापुड़ का केस लॉकडाउन का देखा था कि एक राशन डीलर ही घर में राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आता है और वही बच्ची का रेप कर जाता है। तो कहाँ, अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। और ये हम साफ इनके बयान सुनते हैं कि वो उनका अफेयर था, वो वहाँ क्यों गई, उसने ऐसा क्यों पहना। ये ऐसे बयान बीजेपी के नेता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं समाजवादी सरकार पे भी कि उनकी सरकार जब थी तो गुंडा राज इतना था कि हद से ज़्यादा था। देखिए, इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा कि जो महिलाओं के खिलाफ रेप केस बढ़ रहे हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक और क्या होगा जो हम देख रहे हैं। अभी तक मैं देख रही हूँ 31% केसेस बढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं ये उत्तर प्रदेश का आपको बता रही हूँ। और भारत के अंदर यूपी में बीजेपी सरकार है और ये नंबर 1 पे आ रहा है।
रेप केस में, विमेन क्राइम्स में नंबर 1 पर आ रहा है। आप लगातार महिलाओं के पास जाती होंगी, उनसे बात भी आपकी होती रहती होगी, तो इस वक्त भारत की महिला या फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की महिला क्या चाहती है, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, जहाँ तक मेरी बात होती है, ये अब की बात नहीं बता रही हूँ, मैं बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। तो जो बच्चियाँ आज हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं तो उनको 10th और 12th पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो अखिलेश यादव जी दिया करते थे, जिन्होंने उस वक्त उन्होंने नई टेक्निक सिखाने के लिए बच्चियों को लैपटॉप भी दिए, तो उससे बहुत खुश थी। बच्चियों को क्या, सभी को दिए थे, तो बहुत खुश थी। और वो ये कहती थी कि हम तो जब तक जिएंगे, हम तब तक हम अखिलेश यादव जी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने, जब पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चियों को कुछ मिल रहा है, हमें आगे उन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा करते हैं कि हाँ चलिए ठीक है आप पढ़िए, वो भी मोटिवेट होते हैं। पर अब क्या है, अब तो बेटियां सुरक्षित भी नहीं हैं, और दूसरा फिर वो अब ऐसा कोई योजना उनके पास नहीं है जो कि सोचें। और फिर आजकल देख रही हूँ मैं गांव में कि ऑनलाइन क्लासेस तो कर दी हैं, पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो रहते हैं, वो भी कच्चे घरों में, बारिश में घर भी गिर जाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स कहाँ से आएँ? तो उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन तो पानी में मिल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उनके 2 साल ये बर्बाद हो चुके हैं। मैम, आपने महिलाओं के बारे में बताया, अब महिलाओं से हटके बात करते हैं। मैं लगातार कहीं ना कहीं आपको हम भी फॉलो करते हैं, देखते हैं, आप जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो गलत नीतियाँ होती हैं जी, सही मायने में आप उनके खिलाफ बुलंदी से आवाज़ उठाती हैं। बिल्कुल। हमने आपको एनआरसी में भी देखा, किसान आंदोलन में भी देखा, जी, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त देश में माहौल क्या है? देश में माहौल ये है कि सरकार बदलना चाहते हैं, लोग इतने परेशान हो चुके हैं। और मैं अपना बताऊंगी, हमने सिर्फ पढ़ा ही था और सुना था अपने बुज़ुर्गों से, जो आज माहौल हम देख रहे हैं देश के अंदर, इतने बड़े बड़े आंदोलन, मतलब दुनिया में भी शायद ऐसे आंदोलन हमने नहीं पढ़े थे कि 8 महीने हो चुके हैं, 9 महीने होने वाले हैं कि आंदोलन लगातार चल ही रहा है। पूरे घर वहाँ दादा हों या फिर पोता हो या बेटे हों, बहू हों, पूरी फैमिली वहीं रह रही हैं और आंदोलन चल रहा है। ऐसा आंदोलन तो शायद आज़ादी का आंदोलन भी नहीं था। हम उस वक्त सोचते थे, छोटे थे, सोचते थे, जब सुनते थे आज़ादी के आंदोलन के बारे में, कैसे वो लोग लड़ते होंगे जुर्म के ख़िलाफ़। पर आज देख के लगता है नहीं, हमारा भारत वही है और ये लोग अभी भी ऐसे ही जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ी नेकी है। अगर हमारे पास ताकत है तो जुर्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ ही नहीं, उसको रोक देना चाहिए। अगर हमारे पास ताकत है, अगर ताकत नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, ये दूसरे दर्जे की नेकी है। और अगर आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो दिल में तो बुरा मानिए, पर हम आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। किसान आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा, लगातार आप किसानों के बीच में गई, किसानों की आवाज़ आपने बुलंदी से उठाई, तो कहीं ना कहीं ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जो देश का किसान सरकार से इतना ज़्यादा नाराज़ है? सरकार ने किया ही क्या है? बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो, फसल ख़राब हो रही है, और सबसे पहली चीज़ तो ये सरकार चल रही है पूंजीपतियों की सरकार। पूंजीपति कितने हैं इस देश में? सिर्फ 1% हैं हमारे पीएम। बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं अडानी, अंबानी, नीरव मोदी की। और देखा गया है हाल कोविड काल, हमने देखा हमारे बीच एक बहुत बुरा दौर, ऐसे दौर से हम गुज़रे हैं। ये 2 साल जो जा रहे हैं, हर कोई बेरोज़गार होकर बैठा है। दिल्ली में मैं देख रही हूँ हर कोने कोने में बोर्ड लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश, देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। पर मैं आज भी गांव से आई हूँ, मैं हाल देख रही हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश ये है जहाँ रोड टूटी हुई है, पानी इतना है कि वहाँ जा नहीं सकते। स्कूलों के अंदर इतना पानी भर जाता है, स्कूलों की बिल्डिंग नीचे आ चुकी हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, एजुकेशन पे कोई ख्याल नहीं है। ऐसे में भी हमारे पीएम सांसद, जो कि बेहतरीन सांसद है, एक 5 स्टार होटल को भी माफ़ करती है, उसको बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए उनके पास हैं। दिखावे के लिए, विज्ञापनों के लिए, खर्च करने के लिए उनके पास पैसे हैं।
पर जब मज़दूर सड़कों पर था, वो नज़ारा भी मैंने देखा है कि मैं वहाँ खड़े होकर उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हो गई हूँ, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं घर से निकली थी दवाइयाँ लेने के लिए और कालिंदी कुंज पर थी मैं। कालिंदी कुंज से जाना था मुझे सरिता विहार। मैंने सैकड़ों मज़दूरों को, बारिश हो रही थी, मगरिब का वक्त था, शाम का वक्त था, बारिश हो रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके मज़दूर चले जा रहे हैं और मैं उनको बोल रही हूँ आप लोग रुक जाइए, कहाँ जाएंगे। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आप लोग रुकिए, यहीं रुकिए, कहाँ जाएंगे, इतने लोग हैं। पर वो कहते हैं आप हमें कब तक खिलाएंगे, कब तक खिलाएंगे, हम नहीं रुक सकते, किराया हम नहीं दे सकते जब हमारे पास कुछ नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चों को वो नज़ारा हमें रुला देने वाला नज़ारा था। कहीं ना कहीं साइमा जी तो मैं अभी अपनी बात पूरी करना चाहूँगी। मैंने देखा है, अब जो मैं देख रही हूँ अन्न कल्याण योजना जो हमारे पीएम ने निकाली है, ये राशन हमें ज़िंदगी गुजर गई देखते हुए कि गांव में ये राशन हमेशा से बंटता है, जिसको अब अन्न कल्याण योजना का नाम दे दिया है हमारे पीएम ने। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। तो कहाँ से इन्होंने क्या किया है? सिर्फ इन्होंने इतना किया है कि बैग बेहतरीन वाले तैयार कराए हैं, वो भी अपने विज्ञापन के लिए तैयार कराए हैं। तो ये अन्न कल्याण योजना अगर ये उन मज़दूरों के लिए निकाली जाती तो मैं समझती कि वाकई में हमारे पीएम ने कुछ किया है। उन मज़दूरों को खिलाने के लिए, उन मज़दूरों को उनके घर तक छुड़वाने के लिए हमारे पीएम के पास कुछ नहीं था, फंड नहीं था। पर हाँ, जो बाहर रह रहे हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, उन लोगों को फ़्लाइट अवेलेबल उनके लिए, 5 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं उनके लिए, उनको बुलाना, उनको वहाँ ठहराना, उनके लिए उनके पास पैसे थे, फंड था। मैम कहीं ना कहीं देश में लगातार महंगाई हो रही है, जी। पेट्रोल पे रेट बढ़ रहे हैं, गैस पे रेट बढ़ रहे हैं, जी। ठीक है। लेकिन महंगाई का पे जब हम सवाल करते हैं बीजेपी के नेताओं से और हम पूछते हैं कि सर सरकार क्यों खामोश है और ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो मैं अब 1 मिनट पूरी कर लेता हूँ। तो उन लोगों का सीधे सीधे तर्क ये होता है कि कहीं ना कहीं कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो हिंदुस्तान में फ्री दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो खर्चा आ रहा है, इस कारणवश ये सरकार इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ टाइम के लिए महंगाई कर दी गई। 38,000 कुछ करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में सबने योगदान किया है। यहाँ तक कि मैंने देखा है जितने गवर्नमेंट जॉब में सबकी सैलरीज़ कट हुई हैं और प्राइवेट जॉब वाले भी। मेरी सिस्टर है अमेठी में प्रोफेसर है, तो उसकी भी सैलरी पीएम केयर फंड में चली गई है। तो इतना बड़ा अमाउंट उनके पास आया है, उस अमाउंट का सरकार ने क्या किया है? और हर चीज़ के लिए लागत, किसानों की लागत बढ़ती जा रही है। जो खाद का कट्टा 300 रुपये का आता था, आज वो 1100 रुपये का आ रहा है और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। बिजली, जो कि हमारी एसेंशियल ज़रूरतें हैं, उनको गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए और गवर्नमेंट उनको भी सब कुछ बेच चुकी है। हमारी सरकार सब कुछ बेच चुकी है। वो कहते हैं कि लीज पे दिया है, बेचा नहीं है। सब कुछ बेच चुकी है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अगर लीज पे भी दिया है तो गवर्नमेंट जॉब्स तो ख़त्म हो चुकी हैं, जो कि एक हम लोग सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब मानते थे, वो जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं देख रही हूँ 4 लाख रोज़गार यूपी में दिए हैं सरकार ने। कहाँ दिए हैं? मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैंने जितने भी गाँव में जाती हूँ, सर्वे करती हूँ, मैं लगातार गाँवों में टच में रहती हूँ, सब बेरोज़गार घूम रहे हैं। अब वो 4 लाख रोज़गार कहाँ हैं? 1.5 लाख शिक्षक भर्ती हुए हैं। हमारे गाँव में स्कूल है, इंटर कॉलेज है, जो कि लेकिन सरकार कह चुकी है कि सीधे सीधे उन्होंने तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख नौकरियां निकाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ निकाली हैं? मैं बताना चाहूँगी, जो पहले से छोटी मोटी जो जॉब कर रहे थे उनको सरकार अब दिखा रही है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो सरकार उनको अपने अंडर दिखा रही है। तो वो सरकार दिखावा करेगी, सिर्फ डाटा दिखा रही है कि ये हमने दिए हैं, बाकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ग्राउंड पे एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। बिल्कुल बद से बदतर हाल हमारे देश का हो चुका है। जो 70 साल में, अभी तक 70 साल में हमारे देश ने जो तरक्की की थी, वो बिल्कुल हमारा देश, जब हम देखते हैं ग्राउंड पे निकलते हैं तो हमें लगता है हमारा देश 70 साल पीछे पहुंच चुका है।
अच्छा, लेकिन आपने कहा कि 70 साल पीछे पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि अब तक जो 70 सालों में मतलब कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, 70 साल में जितना भी मतलब उन्होंने काम कराया, तो उसमें जितनी भी कमियां रहीं उन कमियों को पूरा करने के लिए अभी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए सरकार ने क्या किया है। सरकार ने मैंने देखा 3,000 करोड़ की अंबेडकर जी की मूर्ति बनवा दी। हमें क्या ज़रूरत थी? हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी थी, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, हमारे पास अपने संबल क्षेत्र का ही ले लीजिए, अपने संबल क्षेत्र में कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं हैं कि जो बच्चियां 12th के बाद अपने प्रोफेशनल कोर्स कर सकें, 10th के बाद कर सकें, वो स्टेब्लिश हो सकें। अपने संबल में, मैं अपने संबल का हाल बता रही हूँ जिससे आप भी वाकिफ़ हैं। मैम संबल तो की मैं सीधे 1 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। अब आपने नहीं, 1 मिनट मेरी, बताइए, आप बताइए। 3,000 करोड़ उस मूर्ति में बर्बाद किए, जबकि हमें ज़रूरत थी 3,000, हमें ज़रूरत थी हॉस्पिटल्स की, हमें ज़रूरत थी 1 साल का पूरा वक्त गवर्नमेंट के पास था, पता था दूसरी लहर भी आएगी, सेकंड वेव आएगी, तो हमें तैयारी करनी चाहिए कोविड से लड़ने की। सरकार ने क्या किया? पता था ऑक्सीजन की कमी होनी है, पता था, पर सरकार ने कहीं ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाए। कितनी मारा मारी हुई है, क्या हालत देश के अंदर हुई है, ये सब ने देखा है। मतलब फिजूल खर्च सरकार ने किया है। नोटबंदी की क्या ज़रूरत थी? हमारी करेंसी डाउन कर दी, हमारी जीडीपी कहाँ पहुँच चुकी है? सिर्फ जो जीडीपी बचाई है वो कृषि ने बचाई है। अब कृषि पर भी पूंजीपतियों की नज़रें हैं। पूंजीपति जो कि मेहनत करते हैं, किसान मेहनत करते हैं ज़मीन पर, धूप में, बारिश में, रात के वक्त, सांप बिच्छू जो कुछ भी है वो मेहनत कर रहे हैं, वो जा रहे हैं रातों में। इतनी मेहनत के बाद उन्हें अपनी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा है, पर उन पूंजीपतियों को मूल्य मिल रहा है जिन्होंने 100 एकड़ के गोडाउन बनाए हैं, और बाकायदा सरकार ने उनको रेलवे क्यों बेचा है, हमारा रेलवे क्यों बेचा है उनके। मैंने देखा पानीपत में, मैं उस क्षेत्र का नाम भूल गई हूँ, जो गांव था पानीपत में, एक 100 एकड़ उन्होंने गोडाउन के लिए स्पेस लिया है, और वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई गई है ताकि वो सीधा वहाँ स्टोर करें और एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा देश, मतलब बिल्कुल गरीबी हटाओ का वादा कर कर गरीबों को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। मैम बात करते हैं संभल की, जिला संभल की। कहीं ना कहीं आप भी संभल से जुड़े रहती हैं मैम। संभल के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी समस्या भी कहूँगा मैं इसे, कि संभल के अंदर आज भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जी। अगर यहाँ के बच्चे को बीकॉम की नहीं, मतलब बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, बीटेक करना हो, मास कम्युनिकेशन करना हो, तो वो यहाँ से 40 किलोमीटर मुरादाबाद जाते हैं। तो क्या कमियां रही हैं कि आज तक संभल के अंदर बीजेपी, आज तक संभल के अंदर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई है। यहाँ पे सांसद बीजेपी की भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी रहे हैं, ठीक है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ मुझसे शिकायत करती हैं ये भी कि अगर हमें अब 12th के बाद पढ़ना है तो हमें मुरादाबाद जाना होता है। फिर वही इशू आते हैं कि पेरेंट्स इतनी दूर नहीं भेजना चाहते, तो बच्चियाँ बड़ा सफ़र कर रही हैं इस चीज़ को लेकर। और यूनिवर्सिटी तो हमारे पास यहाँ होनी चाहिए थी, इतना बड़ा क्षेत्र है, पर आपसी मसले कहें या एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं है। मुख्य तौर पे किसे जिम्मेदार मानते हैं यूनिवर्सिटी ना आने का? क्योंकि संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं जिम्मेदार मानती हूँ समाज को। जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी तो ये सब मुद्दे, जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी तो सरकार सुनेगी और सरकार फिर हमें देने पर मजबूर होगी। जब हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, कहा जाता है कि बच्चा भी जब तक नहीं रोता है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। कहीं ना कहीं संभल के युवा यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने अभी देखा था कि कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर भी लगाए गए। मैंने देखा है, सिर्फ ये अभी 6 महीने या 1 साल का वक्त गुजरा है जो मैंने युवाओं को आवाज़ उठाते हुए देखा है, तो इसका असर भी दिखाई देगा, लगता है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी संभल में आ सकती है। बात कर ले कहीं ना कहीं यहाँ के रेलवे स्टेशन की या रोडवेज की, इसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो क्या ऐसी क्या कमियाँ समाज सेवी हैं, आप बेहतर बता सकती हैं कि यहाँ के नेता इतने टाइम से इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी इतना बेहतर क्यों नहीं कर पाए संभल के लिए? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि ये सब क्यों नहीं करा पाए हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर हाँ मैं देखती हूँ कि एक समाज सेवी के तौर पे भी आप देखती हैं, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय मतलब एक होता है कि बस मिलना जुलना, और जब हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे हम बोलेंगे नहीं जाके कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर कैसे दी जाएगी वो चीज़ें। और सबको वैसे खुद ही आवाज़ उठानी चाहिए।
मैम एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है। आप समाज सेवी हैं, लगातार लोगों के हित में काम करती हैं, लोगों की आवाज़ उठाती हैं और कहीं ना कहीं उनकी भलाई से जुड़े आप कार्य करती रहती हैं। तो सरकार को आप सीधा तौर पे एक बार कैमरे पे मैं चाहूँगा कि बताएं कि ऐसी अभी तक उनकी सरकार में क्या कमियां रही हैं जिसे अब उस सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार ने जो है हमारी करेंसी डाउन कर दी है। क्या ज़रूरत थी करेंसी बनाने की, नोटबंदी करने की? क्या हालत उस वक्त भी हुई थी, सैकड़ों लोग उस वक्त मारे गए थे लॉकडाउन के दौरान। वो भी लाइनें हमने देखी हैं कि मज़दूर जो बेचारे रोज़ कमाते थे, खाते थे, वो लाइन में लग रहे हैं, नोट बदलवा रहे हैं। उसके बाद और जब 3 दिन का जो वक्त था, तो लोगों के पास, जो मज़दूर थे, उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। उनके घर में यह हाल था कि उनके पास बच्चों को दूध पिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे। वो रो रहे थे, बच्चे बिलक रहे थे दूध के लिए। वो नज़ारे हमने देखे हैं, तो वो भूले से हम नहीं भूलते हैं। सरकार को ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार लगी हुई है सिर्फ नाम बदलने में। सरकार ने करेंसी बदलकर उस पर कितना खर्च किया, बेइंतहा खर्च किया। विज्ञापनों पर सरकार बेइंतहा खर्च करती है। और अभी जो नाम बदलने का जो एक कल्चर चल रहा है सरकार में, सिर्फ नाम बदलना, विकास नहीं, विकास की तो बात ही दूर है। विकास इनके लिए नाम बदलना ही विकास है। तो नाम बदलने में कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, कितना फिजूल खर्च होता है। एक जगह का आप नाम बदल रहे हैं, तो वो फिजूल खर्ची क्यों सरकार कर रही है? अगर ये फिजूल खर्ची ना करके, हमारे पीएम ने अपने लिए स्पेशल जेट बनवाया है, संसद बनी है, जैसे वो मूर्ति बनी है, और ये मैंने अभी बताया नोटबंदी और ये नाम बदलना, ये फिजूल खर्ची और विज्ञापन जिसमें अब सरकार लगी हुई है, ये सब अगर सरकार ख़त्म कर दे और वाकई में अगर देश पर पैसा लगाया होता, तो आज हमारा देश इस हाल में ना होता। और हम भी कहीं ना कहीं हम सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होते। आप महिला हैं जी, ठीक है, तो मैं एक महिला के तौर पे ही आपसे जानना चाहूँगा, आप उत्तर प्रदेश में भी रहती हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में भी रहती हैं, जी, ठीक है, लगातार आप देश से बाहर भी मतलब अपने उत्तर प्रदेश से बाहर भी आप घूमती रहती हैं, ठीक है। बात करें दिल्ली की और उत्तर प्रदेश में, दोनों में आकलन करें तो वहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है महिलाओं के लिए? वहाँ महिलाओं के लिए क्या मतलब कैसा देखता है समाज, और उत्तर प्रदेश में महिला कितना सुरक्षित महसूस करती है? उत्तर प्रदेश में तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं और हैं। दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है उत्तर, लेकिन दिल्ली में तो कहीं अब हमें खौफ आता है। दिल्ली में तो कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं रात को चाहे 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, महिलाएं खुले आम तौर पे घूमती हैं, पर और आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं अब है। नहीं है, अब सुरक्षित नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही घूमती थी और मैं भी बोलती थी कि मुझे जो है राजधानी में डर नहीं लगता है, मुझे यूपी के अंदर रात में डर लगता है, मुझे दिल्ली में डर नहीं लगता है। पर अब मैं भी जब अगर अंधेरा हो जाता है और मैं अपने आसपास सन्नाटा देखती हूँ, तो मुझे डर लगने लगता है कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे अकेले यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देती हूँ ज़्यादा, अकेले उनको घर से बाहर निकलते हुए देखती हूँ तो डर लगता है। तो राजधानी का भी ये माहौल है। और यूपी का तो मैं बता ही चुकी हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग ही कि उत्तर प्रदेश तो देश में नंबर 1 आ रहा है, और दुनिया में नंबर 1 महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम बढ़ा है वो भारत आ रहा है। तो सरकार, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे करती है गुंडा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, ये किस बेस पे करती है? ये सिर्फ दिखावा करती है, ये सिर्फ अपना प्रचार कर रही है। आप कह रहे हैं दिखावा करती है, लेकिन सरकार तो इसके कहीं ना कहीं प्रूफ देती है, कहती है विकास दुबे को। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो पीएम हैं वो बेहतरीन मार्केटिंग कर रहे हैं अडानी अंबानी की, पूंजीपतियों की, 1% पूंजीपतियों की। अपनी गलत बात को भी सही करके दिखाना उन्हें बेहतरीन तरीके से आता है। तो शायद इसीलिए वो इस पोस्ट पर बने हुए हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने काफ़ी बेहतर तरीके से बात की। तो ये थी मेरे साथ साइमा खान, जो एक समाज सेवी हैं। हमने इनसे बात की और इन्होंने मुख्य तौर पे हमें कुछ चीज़ें बताई, क्या कुछ कमियां हैं सरकार की और ये किस तरह से काम करती हैं। और ये महिला है और लगातार इनका एनजीओ जो है वो महिलाओं के ऊपर ही काम करता है कि महिला कितनी शिक्षित हुई हैं या फिर महिलाओं को क्या कुछ समस्याएँ आती हैं, तो इनका एनजीओ जो है उस पर मुख्य तौर पर आवाज़ उठाता है। तो इन्होंने महिलाओं के बारे में भी बताया और काफ़ी कुछ इन्होंने हमें बताया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की आवाम जो है वो सरकार से क्या चाहती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल।